अध्यक्ष महोदय, आज सरकार को विश्वास मत लेके आना। अगर वास्तव में हमारी मंशा सरकार गिराने की होती तो हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आते। आप हमारे कारण से घायल नहीं हुए, घर के झगड़े से घायल हुए और हमारे माथे ये ठीकरा फोड़ने का जो प्रयत्न कर रहे हो ये उचित नहीं है। और ये सच्चाई को स्वीकार करो। सच्चाई को आंख बंद करके नज़रअंदाज करोगे ना, परिणाम राजस्थान के लिए और आपके और मेरे सब के लिए ठीक नहीं होगा। ये जो कुछ भी दृश्य उपस्थित हुआ इसमें बीजेपी का कोई लेना देना है। हमारे 75 सदस्य भी नहीं हैं, हमारे 72 सदस्य हैं, 3 हमारे साथी और आ गए 75। क्या हम सरकार उलट सकते हैं? कम से कम हकीकत को तो सच्चाई से समझने का प्रयास करो। जब से सरकार बनी है, जब से आपने शपथ ली है, एक मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री, एक पार्टी का 6 साल से अध्यक्ष, जिस व्यक्ति ने अपनी मेहनत से उस कांग्रेस को जिसके 21 सदस्य थे प्रयत्न किया। प्रयत्न सबका सामूहिक हो सकता है, मैं इसको कोई नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन सच में उस आदमी ने जिस ढंग से आपकी पार्टी को उस समय खड़ा करने का प्रयत्न किया, वो 6 वर्ष तो आपको बहुत अच्छा लगता था, तब तो वो बहुत अच्छा आदमी था। फिर ये अचानक कैसे बिगड़ गया? इसके लिए दोषी कौन? मैं बहुत हकीकत मन से कहना चाहता हूँ, जब तक अगर हम राजनेता ये जो अपनी पार्टी का चश्मा है ना, ये उतार करके हकीकत को देखने का प्रयत्न नहीं करोगे, अपने आप की टांगों पर कुल्हाड़ियाँ मारोगे। पहले दिन से 18 महीने तक अगर आप ये कहो कि मैं उप मुख्यमंत्री का 18 महीने से शक्ल नहीं देख, मैं बातचीत नहीं करता हूँ, नकारा है, नाजोगा है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी अंग्रेजी बोलता है, ये मैंने बुलवाया था आपसे? ये मैंने तो नहीं बुलवाया, मैंने तो नहीं कहा, बीजेपी ने तो आपको ये नहीं कहा कि आप ये बोलो जिससे आपका मामला ठीक बैठ जाए। गलती आप करो, दोष हम पे मंडो, और बार बार जब कभी भी पत्नी से झगड़ा हो जाता है ना, तो पत्नी को तो कुछ कह नहीं सकते हैं, तो बच्चे के थप्पड़ मारते हैं। समझ में तो सीधा आ रहा है ना? क्या आपने सुना मैंने क्या कहा था? आपने सुना है? बिना सुने क्यों बोल रहे हो? सुनी हुई बातों में क्यों बोल रहे हो? पहले जाके सुनिए। ऐसा है कि मैंने अकेले नहीं सुना है, हिंदुस्तान की पूरी जनता ने सुना है। कुछ समझने की कोशिश करो। महात्मा गांधी का नाम लेकर के दुकानदारी ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती है, याद रख लेना। ये बात का, इस बात का सरकार गिराने निकले थे। क्या है दुकानदारी? क्या होता है ये? होश में रहिए, अपनी लिमिट पे रहिए। ऐसा नकारा प्रतिपक्ष का नेता नहीं देखा हमने, जिसको मालूम ही नहीं है पीछे पीछे कौन क्या कर रहा है। ये आपका काम है, आपका दुकानदारी शब्द संसदीय एक्सपोज किया जाए। एक मिनट प्लीज बेटे, ये आप राजनीति बहुत सीनियर आदमी ने, आप सिखा रहे हैं, मैं काय के लिए अध्यक्ष हूँ? फिर ये काम आप ही को करवाना है, इनसे अध्यक्ष को हटा दीजिए। नहीं बिल्कुल ये मैं, आप बहुत गलत परंपरा डाल रहे हैं और मैं परंपरा का बहुत कंडेम करता हूँ, और मैं बड़े ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, सदन इस तरह से नहीं चलेगा। आप जब चाहो जो डिक्टेट करो, आप चाहो तो अध्यक्ष से। तो विधानसभा से लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, और गुलाब चंद कटारिया ने जैसे ही अपनी बात शुरू की, उसके दौरान ही यहाँ हंगामा शुरू हो गया। आपको अधिकार नहीं देता हूँ कि आपने सदस्य को खड़ा कर दोबारा फिर। तो सदन में विश्वास प्रस्ताव पर बहस जारी है और 3 घंटे तक विश्वास प्रस्ताव पर होगी बहस। पर यह अधिकार मैं आपको पाता हूँ कि भविष्य में ये मेरा अधिकार का दुरुपयोग। अध्यक्ष महोदय, प्लीज नहीं पढ़ेंगे प्लीज मैंने लेट हिम स्पीक फर्स्ट। अध्यक्ष महोदय, मेरा कभी भी कोई गलत भाव रख करके मैं कभी बात नहीं करता हूँ। मैं ईमानदारी से इस बात की कोशिश करता हूँ
कि वास्तव में प्लीज माननीय सदस्य, झगड़ा आपका था? ये 2 कैंपों में गए तो मेरे कहने से गए थे या मेरी पार्टी के कहने से गए थे? दोनों कैंपों में अलग अलग जाना, और वहां जाने के बाद जो कुछ भी दृश्य राजस्थान की जनता ने देखा उसको आप छिपा सकते हो? अगर कोई बीजेपी कैंप लगा करके कोई अलग से एक ग्रुप बना लेती तब तो ये समझ में आ सकता था कि हाँ, हम सरकार गिराने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। है ना, घर के झगड़े को आप दूसरों के माथे मढ़ने का प्रयास कर रहे हो। आपके मंत्री महोदय ने ये कहा कि हमारे क्षेत्र में काम नहीं होता है। हम जो वादा करके आए जनता से, जिसके आधार पर हम चुनाव लड़े हैं, जो चीज़ें हमने कही है, उन चीज़ों की इतने लंबे समय के बाद भी पूर्ति नहीं हो पाती है, सम्मान नहीं है, हमारा किसी प्रकार का एक तरह से सरकार में भागीदारी नहीं है। मैं सोचता हूँ वो जो लोग, इतने लोग जो आपसे अलग होकर गए, वो क्या मेरे से, मेरी पार्टी से, दिल्ली की पार्टी से आदेश लेकर के गए थे और वापस आए तो क्या मेरी पार्टी के आदेश से वापस आए हैं क्या? केवल और केवल अपनी बात को जमाने के लिए घुमाने का प्रयत्न मत करिए। भगवान के लिए सच रास्ते पर चलने का प्रयास करिए। अगर आपके बीच में असंतोष नहीं होता, अगर आपके बीच में टकराव नहीं होता, तो हम यहाँ बीच में काहे को आते? हम तो आपके दोनों के झगड़ों को पहले दिन से देख रहे थे। मैंने पहले ही दिन, जिस दिन आप बाड़ेबंदी हुई थी, मैंने 14 तारीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सीधे शब्दों में कहा था कि अगर आपको लगता है, जनता को एक संदेह हो गया कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, आप कह रहे हो कि हमारे पास बहुमत है, तो केवल और केवल आप 2 लाइन का एक प्रस्ताव बनाकर राज्यपाल के पास जाइए कि हमारी सरकार के बहुमत के बारे में एक संदेह क्रिएट हो गया है, इसलिए हम विधानसभा के फ्लोर पर अपना बहुमत सिद्ध करना चाहते हैं। काम खत्म हो जाता ना। अब लौट के इतने 34 दिन के बाद क्यों आए? यही काम आप पहले दिन कर सकते थे कि नहीं? माननीय मंत्री जी, प्लीज प्लीज, आई सेड नो, नो, आई सेड नो। आप बैठे प्लीज, रिकॉर्ड नहीं होगा। आप बैठे प्लीज, आप बैठे, आई सेड बैठ, आप बैठे प्लीज, आप बैठे प्लीज, आप बैठे प्लीज, आप बैठे प्लीज, आप बैठे प्लीज। मंत्री जी लिमिट हो जाएगी। मंत्री जी, आई विल लीव। मैं कुर्सी छोड़ दूंगा मंत्री जी। आपके कमर तो आपके लोगों ने तोड़ दी है। छोड़ दूंगा मंत्री जी, आई विल लीव करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आई विल नॉट अलाउ इट, आई विल नॉट अलाउ इट। माननीय मुख्यमंत्री जी, आई एम वेरी सॉरी, आई विल नॉट अलाउ इट। आई विल प्रीफर टू लीव द चेयर रादर देन हैविंग दिस थिंग। मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगा। आप कह दिए, आप चाहे नाराज हो चाहे कुछ हो। यदि मैं इनको कह रहा हूं तो आपको भी कह रहा हूं। मैं, आप संसदीय मंत्री हैं, आपको कोई अधिकार नहीं है जब माननीय को सदस्य ने इल्ली नहीं किया तो प्लीज फॉर गॉड सेक। मैं कह रहा हूं नहीं, अलाउ नहीं है, आई सेड नॉट अलाउड है। आप नहीं, हाँ बोलेंगे, आप नहीं बोल सकते, मतलब आपको अधिकार नहीं है। गलत तरीका उसका रेज करने का, आप संसदीय मंत्री हैं, वो गलत बोल रहे हैं, तरीका लाने का कैसे बोलेंगे? बीच में बोलेंगे हम? आप प्लीज, फिर मैं कह रहा हूं आपको, फिर मैं आपको कह रहा हूं नहीं बोलेंगे आप। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे अपेक्षा करता हूं कि संसदीय मंत्री और आपके मंत्री के सदस्य, मंत्रिमंडल के सदस्य यदि सदन में यदि आइडियल नहीं बनाना चाहते हैं और यदि रॉन्ग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं, आई विल नॉट प्रेफर टू बी चेयर, ये स्पीकर ऑफ द हाउस। मुझे पसंद भी नहीं है चीज भी। जब मैं इनको कह रहा हूं तो आपको भी कह रहा हूं। सदन में, सदन की गरिमा बनाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं, आपकी भी है, आपकी ज्यादा है। आप ये नहीं कर रहे हैं, आप ये काम बैठे बैठे नहीं कर रहे हैं, बैठे बैठे नहीं कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, फिर बोल रहे हैं आप, फिर वही कर रहे हैं आप जो नहीं करना चाहिए आपको। बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं आप इतने सीनियर आदमी बैठे बैठे बोले यार मैं काय का खड़ा हूं पर? आप क्या उदाहरण देना चाहते हैं? नए आदमी के सामने स्पीकर ऑन लेग और बैठे बैठे बोल रहे हैं हम, और हम पार्लियामेंट मिनिस्टर भी हैं। 2 चीजें नहीं हो सकती। यदि आपको यदि पार्लियामेंट मिनिस्टर के ऊपर काम करना है तो आपको एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, हाउस कैसे चलेगा। 2 चीजें नहीं हो सकती। आप डोंट बी पार्लियामेंट मिनिस्टर, बिहेव लाइक एमएलए, इट कैन बी टॉलरेटेड, बट बीइंग ए मिनिस्टर आई डोंट एक्सपेक्ट दैट यू डू ऑल दिस थिंग्स। और मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, आई प्रेफर नॉट टू बी ऑन द चेयर, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, पर मैं सदन में यदि अध्यक्ष के रूप में बैठा हूं तो इस कुर्सी की गरिमा बनाने की मेरी जिम्मेदारी है। उससे ज्यादा जिम्मेदारी पार्लियामेंट्री मिनिस्टर की है कि सदन की गरिमा बनाने में साथ दे। ये मैं आशा करता हूं आपसे। माननीय कटारिया जी, प्लीज। अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं और मैं आपको पूरा अधिकार देता हूं, अगर मेरे शब्दों को बोलने में कहीं अगर मैं कोई गलत लाइन लेता हूं तो आप उसको कटवा दीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन मैं जिस बात को कह रहा हूं, ये 2 खेमे बनाए आप लोगों ने बनाए, और जब आपकी पार्टी की मीटिंग होती है तो पार्टी की मीटिंग में 100% उपस्थिति कभी रहती है क्या?
चाहे मेरी पार्टी की मीटिंग हो, चाहे आपकी पार्टी की मीटिंग हो, लेकिन आपने उस पार्टी का आधार लेकर के, व्हिप का उल्लंघन मान करके रात को 10 बजे इस सचिवालय में आकर के रात को कागज निकलवा कर रात को 1 बजे घरों में चस्पा कराने का काम, ये लोकतांत्रिक परंपरा थी? उसकी पालना करते हुए किए? मैं एक पहले इंटरव्यू एक में बोलूंगा, मैं फिर बोलूँ, ये काम असेंबली सेक्रेटरीट का था। प्लीज अंडरस्टैंड इट, प्लीज लेट मी वेरी क्लियर, कोई चीजें कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैं आपका भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, प्लीज गो थ्रू द रूल्स। रूल 7 में लिखा हुआ है कि आप लिखित टिप्पणी मांगेंगे, प्लीज अंडरस्टैंड इट। मेरे पास कोई एक कंप्लेंट आई, एक अध्यक्ष के रूप में उस कंप्लेंट को डिस्पोज करने के लिए जो उसमें नियम में लिखा हुआ था कि दूसरे सदस्य की क्या लिखित टिप्पणी है, ये काम किया है, दैट्स ऑल। सरकार का इसमें कोई रोल है? ये रोल है असेंबली सेक्रेटरीट का, सो डोंट कंफ्यूज इट। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, वर्ड यूज करना चाहता हूँ, दी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को सरकमवेंट करके, वर्ड आई एम यूजिंग इट वंस अगेन, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को सरकमवेंट करके कोई पॉलिटिकल एंड्स को प्राप्त करने का काम ये सीपी जोशी अध्यक्ष के रूप में नहीं होने देगा। इसलिए मेरी जिम्मेदारी मैं जानता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ बहुत गंभीरता से, लिखित टिप्पणी और शोकाज में डिफरेंस है। लिखित टिप्पणी मैंने मांगी, उसके बाद मेरा विवेक का उपयोग लेकर मैं काम करता, दिस इज शोकाज। लिखित टिप्पणी का मतलब ये नहीं होता खाली उसका जांच करनी थी वो क्या कहना चाहते हैं। मेरा ये जो अधिकार है, इस अधिकार को कटारिया जी और माननीय सदस्य यदि इस अधिकार की भी रक्षा करने में यदि कंफ्यूज करते हैं तो इस सदन की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर जुडिशियल डिटरमिन करेगा हर चीज को। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, प्लीज गो थ्रू द रूल्स। आई हैव एडेड टू द रूल्स। रूल सेज वेरी कैटेगरिकली, रूल 7 दल बदल का, कि आप लिखित टिप्पणी मांगेंगे 7 दिन में वो जवाब दे सकते हैं। कम से कम सुनिए मेरी बात को, मेरे विधायक जिस सदन को मैं चला रहा हूं उसमें मुझे भी मेरे पे विश्वास नहीं कि मेरे से आके कहते कि साहब आपने ये मांगा, उसमें समय दिया जाए नहीं दिया जाए, मैं नहीं देता, मैं कोई निर्णय कर लेता तो समझ में आता। पर एक अध्यक्ष नियम और कानून के अंतर्गत काम करे, लिखित टिप्पणी मांगे, उस लिखित टिप्पणी को सरकार के ऊपर डोले, ये सरकार का नहीं है, जिम्मेदारी मेरी है। यदि इस पर कुछ हुआ है तो ये काम मेरे द्वारा किया गया और किसी के द्वारा नहीं किया गया। मैं आपकी बात को थोड़ा सा या तो समझाने में मैंने कोई कमी रह गई। मैं कहता हूं कि कल सवेरे भी होता था, सवेरे भी नोटिस भेजे जा सकते थे। ऐसी इमरजेंसी क्या आ गई? मुझे इस पर है केवल, मुझे ये नहीं है कि आपके मैं अधिकारों को चुनौती नहीं दे रहा हूँ, आपके अधिकार हैं, उन अधिकारों का आप उपयोग करें, लेकिन जन सामान्य को समझाने के लिए कोई तो भी ऐसा रीजनेबल कारण तो होना चाहिए कि अगर मान लो सवेरे 10 बजे ये निकाला तो इसमें ये आफत पड़ जाने वाली है जिसके कारण से बहुत आवश्यक है। इस बात पे बात कह रहा हूँ। और मैं सोचता हूँ उसके बाद भी सरकार जब ये पहले दिन आ सकती थी तो ये डिले किसने किया? ये 34 दिन खराब क्यों किए? आपने इसको ले जा करके क्यों कोर्ट कचहरी में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्यों उलझाया? और उलझाने के बाद भी आप कहाँ गए? राज्यपाल के पास गए, वो भी उलझाने के लिए गए। आप उनसे कोई आप हल निकालने के लिए नहीं गए। नहीं तो एक लाइन के प्रस्ताव में राज्यपाल और सबकी पहली प्रायोरिटी बनती है कि सरकार के प्रति अविश्वास है या मेजॉरिटी कम है तो हाउस के फ्लोर पर हम इसको सिद्ध करना चाहते हैं, इसमें किसी को क्या ऐतराज़ हो सकता है। लेकिन आप गए भी सही राजभवन में, कभी क्या लिख के ले गए, कभी क्या लिख के ले गए, कभी क्या लिख के ले गए, और आपने तो उनको फरमान ही जारी कर दिया कि 31 तारीख को सदन बुलाना पड़ेगा, जैसे कोई आपके हुक्म की पालना के लिए बैठा हुए, आपके आदेश की पालना के लिए बैठे हैं वहाँ। मैं सोचता हूँ हमारा जो अधिकार है, हमारा अधिकार है मंत्रिमंडल की जो अनुशंसा है, उस अनुशंसा को राज्यपाल के पास भेजते हैं। राज्यपाल का सामान्यतः अपने विधान के अनुसार उस अनुशंसा पर अपना जो भी संवैधानिक तरीका होता है उसके अनुसार से निर्णय लेते हैं। पर ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 31 तारीख को बुलाओ, क्यों? अच्छा वार था, मुहूर्त निकाला हुआ था, किसी ज्योतिष ने बताया था, और उसके कारण से डिले हुआ। और फिर डिले होने के बाद भी आपने जिस प्रकार का कृत्य किया ना, वो कृत्य हिंदुस्तान के इतिहास में लिखा गया है कि अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री सार्वजनिक टीवी के ऊपर ये कहें कि अगर राज्यपाल ने निर्णय नहीं किया तो जनता घेर लेगी, यहाँ तक भी ठीक है, घेर लेगी, ये तो कह सकते हैं अपन लोकतंत्र में,
लेकिन मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तो दादा भाई किसकी होगी? किसकी होगी? इसके बारे में तो कम से कम आप जैसे सीनियर व्यक्ति से मैं ये उम्मीद नहीं करता था, पर आपके अंदर इतना जहर भर गया था कि आपने बोलते समय इस बात का ध्यान नहीं रहा कि मैं गृह मंत्री भी हूँ, मैं इस राज्य का मुखिया भी हूँ, मुझे इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए नहीं। जनता घेर लेगी, इसको भी समझ सकते हैं लोकतंत्र में, लेकिन ये नहीं समझ सकते कि राजस्थान का मुख्यमंत्री और राजस्थान का गृह मंत्री राज्यपाल को ये धमकी दे कि मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा तो कौन जिम्मेदार होगा? कौन जिम्मेदार होगा? और वो बार बार आपको लिख करके एक लाइन में दे रहे हैं कि आप रीजन तो समझाओ। आप ये सदन तुरंत इस समय कोरोना की महामारी के समय, अध्यक्ष महोदय, आपने जब सदन हम चल रहा था मार्च के समय में, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने इस कार्यक्रम दे दिया था। उस कार्यक्रम को भी आपने इस कारण से नकारा कि जिस प्रकार की बीमारी का फैलाव हो रहा है और जिस प्रकार की आज हम सब लोगों की जनप्रतिनिधियों की फील्ड में आवश्यकता है, इस बात को ध्यान में रख करके आपने सदन को उसी दिन स्थगित किया। समझ में आ सकता है, उसके बारे में किसी को कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन उसके बाद आपने इस एक महीने में इन बाड़ाबंदी के कारण आपकी सरकार के जिस प्रकार के काम रहे, उसके कारण से उस दिन 2 लोग मरे थे और उस दिन सैकड़ों की तादाद में अपनी संख्या थी। आज 56,000 आंकड़ा पहुंच रहा है और इस 56,000 का आंकड़ा जब आपने शुरू किया ना, जब आज बाड़ेबंदी में गए थे, तब 5,400 समथिंग उस समय बिल्कुल जो हॉस्पिटलाइज थे, आज 14,000 है। कोई जवाब दे सकेगा उन माता पिता को, उन बच्चों को जिनके घर के परिवार के लोग इस महामारी के कारण से इस संकट से जूझ रहे हैं? किसके पास जाकर के कहें, किसके पास जाकर के बताएं? मैं सोचता हूं कि इस बारे में सोचना चाहिए। और बार बार आपका एक ही टारगेट, भारतीय जनता पार्टी। अरे यार, सरकार चला रही हो, भगवान मेरी विनम्र प्रार्थना है कि अगर गुलाबचंद कटारिया ने दोष किया तो जेल भेजो ना यार, कौन मना करता है? सरकार आपकी, पुलिस आपकी, एक दिन तो मुकदमा दर्ज कराते हैं चीफ व्हिप आपके, और मुकदमे भी 124 की धारा आपके भी लगाते हैं, और राजस्थान के मुख्यमंत्री पर भी धारा 124। वाह भैया एसओजी, और उप मुख्यमंत्री पर भी 124, और फिर घूम करके एफआईआर लगानी पड़ी। क्या कारण है भाई? ये आपकी पुलिस की व्यवस्था है या पुलिस के काम में दखलंदाजी है? पुलिस को जिस ढंग से आपने हैंडल किया ना, उसके कारण से आप में इसमें समस्या को उलझाते चले गए। और जब आपने उनको 124 लगाया तो आपकी पुलिस वहाँ गुड़गांव में क्या गीत गाने गई थी? क्या करने गई थी? इतने दिनों तक आपके ऑफिसर वहाँ क्यों पड़े रहे? अगर वो वास्तव में दोषी थे, गिरफ्तार होना था, तो फिर वो आपसे आकर प्रेम से चाय कैसे पी रहे थे? इन दोनों का जवाब राजस्थान की जनता चाहेगी आपसे। आप दूसरों के ऊपर पत्थर फेंक करके नहीं बच सकोगे। जिस प्रकार का कृत्य हुआ ना, उस कृत्य के कारण से आपने 2 लोगों को, मैं सोचता हूँ अगर मुझे नाम सही याद है, एक अशोक सिंह और एक कोई भरत मालानी, 2 लोगों को कोई आपने टैपिंग के आधार पे पता किया ये सरकार गिराना चाहती है। टैपिंग करने का सरकार का, होम डिपार्टमेंट का अधिकार है, मैं इसको चुनौती नहीं देता हूँ, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि परमिशन लेके किया या इलीगल किया? परमिशन लेकर के किया माना जा सकता है, और बिना परमिशन से किया तो आपने पुलिस को अपने व्यक्तिगत काम में डालकर इस पुलिस का कर्तव्य को च्युत किया है और पुलिस की प्रतिष्ठा को दांव पे लगाया है। अपने स्वयं के व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आप पुलिस का कानून के बाहर निकल करके उपयोग करोगे। आपका ओएसडी कौन होता है जो किसी चीज को टैप करके और उसको वायरल करता है? मैं सदन के माननीय सदस्यों, पक्ष के हो या विपक्ष के हो, अगर इस प्रकार का कृत्य अगर राजनेता अपने ओएसडी के माध्यम से कराता है, इससे बड़ा मुलजिम और कोई नहीं हो सकता है। उसने किस अधिकार से कराया, किस कानून से कराया, उसे कौन अधिकार था जिसके कारण से उसने वीडियो, और उसके आधार पर आप मुकदमा दर्ज करते हो? मैं सोचता हूं पुलिस का भी इकबाल चला गया।
क्या होता है, ट्रांसफ़र कर देते, जहन्नम में डाल देते। लेकिन कम से कम कानून की ये धज्जियाँ उड़ करके राजस्थान का यह नजीर हिंदुस्तान के सामने तो नहीं जाता कि हम किस घृणित काम है। और ये जो आपने जो पुलिस का जो पहरा लगाया ना दोनों कैंपों में, ये क्या आपकी नौकर थे जो आए? कौन देगा जवाब इस बात का? जैसलमेर में आपने किलाबंदी में जो पुलिस लगाई थी, ये क्या राज को पैसा जमा करके लगाई थी क्या? अपनी सरकार बचाने के लिए पुलिस का दुरुपयोग करते हो और उसके बाद कहते हो कि हमने बहुत अच्छा काम किया। मैं जानना चाहता हूं कि वास्तव में हमारे जितने अधिकार हैं उसका आप उपयोग करिए। अगर आपको इसके बाद भी पुलिस की जरूरत पड़ी है, पैसे जमा करके पुलिस को आप ले सकते हो काम में, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन केवल और केवल राज के डंडे के आधार पर अगर पुलिस को उसकी ड्यूटी से बाहर काम देते हो, ये भविष्य के लिए अच्छा सिंबल नहीं होगा। इसको बराबर ध्यान में रखने का प्रयास करिए। इतना मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। संसदीय कार्य मंत्री जी का तो कुछ कह भी नहीं सकता। उन्होंने आज विश्वास मत पर भी पुराने इतिहास उखाड़ा, ये भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार। आपके लोग घास खा के जेल गए कि नहीं गए? टेलीफोन तार खा के जेल गए कि नहीं गए? खेल का सामान खा के जेल गए कि नहीं गए? मकान खा करके महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री गया कि नहीं गया? जिस पार्टी का फाइनेंस मिनिस्टर जेल की सजा में रह करके और जमानत पे छूट के आए, जिसका अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष अभी जमानत पे छूटे हुए हैं, वो हम पर आरोप। सभा का सरकार को जो राशन मिला ना अप्रैल के महीने से ले अब तक और आगे नवंबर तक, ये दिल्ली सरकार का माननीय मंत्री जी किस मुख्यमंत्री जी को बोलना है, कुछ बात मुख्यमंत्री जी को बोलना है, जवाब दे देंगे, क्यों चिंता कर रहे हैं आप? ले बेटा प्लीज। मैं सोचता हूं कि प्लीज इसके बारे में सच्चाई रिकॉर्ड से देख लेना कि आपको 67 लाख टन अनाज मिला कि नहीं मिला इनको फ्री देने के लिए। क्या ये सच नहीं है कि हिंदुस्तान में आपको अकेले को नहीं, हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों को, कितने 80 करोड़ लोगों को नवंबर महीने तक हर व्यक्ति के यूनिट के हिसाब से 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देने की घोषणा केंद्र सरकार के पैसे से है कि नहीं है या नहीं है? मैं इसको जानना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, आपके मुंह से जानना चाहता हूं कि वास्तव में राजस्थान को भी उस प्रधानमंत्री जी की योजना के तहत ये अन्न प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, इस बारे में थोड़ा सा बता दे तो पता लग जाएगा। मैंने पहले भी किया, मैं पहले दिन से आपसे प्रार्थना कर रहे थे कि इस विश्वास मत को लाने की आवश्यकता नहीं थी। पहले ही दिन अगर चाहते तो आप इस सदन का 34 दिन बर्बाद होने से बचा लेते। मैं आपको सच कह रहा हूँ, आप अपने अपने क्षेत्र में जब जाएंगे तो आपको लगेगा कि इस 30 दिन में इस कोरोना की महामारी से जिस प्रकार का दृश्य गाँवों में और शहरों में खड़ा हुआ है, रोंगटे कांप देता है। एक ही परिवार का 3 साल का बच्चा भी है तो उसकी पत्नी है, उसका बच्चा है, कौन कहाँ है, मर जाने के बाद उसकी लाश देखने का भी उसको अवसर नहीं मिलता है। ऐसे समय में हम कुछ ज़्यादा तो नहीं कर सकते, पर कम से कम यार जो बाथरूम साफ नहीं है वो तो बाथरूम तो समय पे साफ करा सकते हैं। अगर उनको कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो समय पर उपलब्ध कराने का तो काम कर सकते हैं। हमारे पास जो पैसा है, साधन है, उन साधनों से व्यवस्था में सुधार करके उस आदमी के हौसले को तो बढ़ा सकने का काम करते हैं। पर हम तो सब बंद हो गए। क्यों? क्योंकि हमें तो सत्ता चाहिए, बाकी जनता जाओ भाड़ में। केवल और केवल सत्ता बनाए रखने के इस संघर्ष में आपने राजस्थान की 7 करोड़ जनता को जो भगवान के भरोसे छोड़ा है। आप और मैं यहाँ भले हाँ हूँ करके प्रस्ताव पास कर देना, लेकिन राजस्थान की जनता ये प्रश्न हमेशा खड़ा रखेगी कि आखिर ये सरकार बंद हुई तो क्यों और खुली तो क्यों, किस कारण से बंद हुई और किस कारण से खुली, इसका कोई स्पष्टीकरण तो करे, कम से कम समझ में तो आए कि वास्तव में बंद किसने किया और खोला किसने। अगर यही समझौता होना था तो पहले ही कर लेते, मुझे क्या तकलीफ थी। लेकिन आपने इस बारे में नहीं देखने का कोशिश नहीं की। ये मैं सोचता हूँ कि आपने जो बात है बहुत की, हमने ये कर दिया ये कर दिया। सच में यार
अभी सरकार चला रहे हो इसलिए आपका चश्मा बदला हुआ है, लेकिन धरातल पर जब जाओगे ना तब आपको इस समझ में आ जाएगा कि वास्तव में हमने 18-19 महीने, मेरी आज भी चुनौती है, आपने 2 बजट राजस्थान के पेश कर दिए हैं और 2 बजट के अनुसार अगर किसी में मादा बचा है तो डिपार्टमेंट वाइज एक यहाँ आप सूची पेश कर दो कि हमने ये पैसा तो स्वीकृत किया था पिछले बजट में, ये अब ये काम तो पूरा हो गया और इतना बजट खत्म हो गया, अभी भी वो पाइपलाइन में ही चल रहा है, पाइपलाइन में। अभी कोई आपका टेंडर प्रोसेस में, कहीं टेंडर स्वीकृत में, कहीं काम शुरू हुआ, कहीं नहीं हुआ। और जिस नरेगा के नाम से आप थेपतवाई रहा, वो तो आपके उप मुख्यमंत्री की मेहनत ठीक नहीं थी, नरेगा उनके पास था ना। इस व्यक्ति ने मेहनत करके अगर राजस्थान को नंबर 1 का नरेगा में मजदूर लगाने का काम किया तो सर्टिफिकेट दिया या धक्का मारा उसको, क्या किया? एक सेकंड मेरा अधिकार है अध्यक्ष जी, प्लीज आप लेट मी नो अध्यक्ष जी, लेट हिम यील्ड। आप यू खड़े तो लेट हिम यील्ड फर्स्ट, देन यू कैन स्पीक प्लीज। अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष प्लीज कई बार मेरा नाम लेकर उल्लेख किया और बहुत सी बातें मेरे संदर्भ में सदन में रखी। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि मैं, मेरी कार्यशैली, मेरा पद, मेरी पार्टी, हमारे नेता, हमारे सहयोगी, हम क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, इसकी पीड़ा हो रही नहीं हो रही, इसका सारा जिम्मा आप हम लोगों पे छोड़ दो और आप तो वो बात करिए जो आज सदन में रखा है, विश्वास मत के माध्यम से सरकार के गुण अवगुण के बारे में चर्चा करें। और जब अध्यक्ष महोदय नीचे बैठो। अजीब बात है बिल्कुल, आपका लीडर बोल रहा है, आप खड़े हो रहे हैं, काय के लिए? काय क्या पार्टी में आए हो क्या? नई पार्टी में आए हो भी क्या? आपके लीडर बोले प्लीज नीचे बैठे, प्लीज नीचे बैठे। आपको मैं पहले वो समझ में नहीं आया, आपको लीडर बोल रहे हैं फिर आप खड़े हो रहे हैं, इनकी जगह वो आपने जो नियम क्या समझते हैं? प्लीज नीचे बैठे, प्लीज आप समझिए, नहीं तो बाहर निकलिए सब। शुड आई कॉल यू? आपने इन्होंने यील्ड किया है, वो बोल रहे हैं, आप बीच में खड़े होकर बोल रहे हैं, पर नियम और कानून पढ़ के आए पहले सदन के अंदर। अध्यक्ष जी, मेरी कोई इच्छा बार बार किसी के भाषण को इंटरप्ट करने की नहीं है, लेकिन बार बार जब मेरा नाम लिया जा रहा है तो मैं समझता हूँ मैं दायित्व बनता है, क्योंकि सदन के बाहर जो कहा या नहीं किया, अध्यक्ष जी मैंने नेता प्रतिपक्ष के यील्ड होने के बाद अपनी बात को रखा और मैं इस सदन को बताना चाहता हूँ कि जो कहा नहीं कहा, जिसकी पीड़ा होनी नहीं होनी चाहिए, वो मेरे पर निर्भर करता है। मैं ये चाहता हूं कि ये जो विश्वास प्रस्ताव है इस पर सरकार के गुण अवगुण पर चर्चा करें तो शायद जनता और प्रदेश देख सकेगा हम क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। महोदय, मैंने जो कुछ हकीकत है वो रखने का प्रयास किया। मैंने वो प्लीज मैं सोचता हूं कि अगर हकीकत के धरातल को छोड़ोगे तो कुछ समय बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन लंबे समय तक अच्छा नहीं चल सकता। इस सरकार के प्रति जो भी राजस्थान भुगत रहा है इन 30-34 दिनों में, और आप सब लोगों ने कहा कि वो बीटीपी भी हमारे साथ, ये भी हमारे साथ, बहुत अच्छी बात है। उस बीटीपी के एमएलए की चाबी गाड़ी की वो निकालने का काम किसने किया?